हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और हॉट और स्पाइसी तरीके से अपनी पढ़ाई को अंजाम तक पहुँचा रहे होंगे। तो चलिए मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात ये है कि आज हमें कवर करना एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है लिपिड। लिपिड एक बायोमोलिक्यूल है, या हम स्पेसिफिकली इसको मैं बोलूँ तो लिपिड इज फैट और उसका डेरिवेटिव, यानी फैट और उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनको ही हम लिपिड बोलते हैं। फैट एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉमनली नोन एज लिपिड्स। कॉमनली उनको क्या बोलते हैं? लिपिड्स बोलते हैं। लिपिड भाई साहब एक बायो माइक्रोमोलिक्यूल है। क्या है? बायो माइक्रोमोलिक्यूल है। बायो माइक्रोमोलिक्यूल है लिपिड। ठीक है। लिपिड जो है किससे बनता है? लिपिड भाई साहब बनता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है। सारे के सारे लिपिड्स ये मतलब यूनिवर्सल ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनसे लिपिड्स बनते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है। और ये जो इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, इनका रेशियो 2:1 नहीं होता। ये बात क्यों बोली मैंने, मैं बताता हूँ। देखो, जैसे इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था। सो कार्बोहाइड्रेट में मैंने बताया था कि वो भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं, और उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो मैंने बोला था ना 2:1 होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कार्बोहाइड्रेट्स में 2:1 होता है, लेकिन ऐसा इनमें नहीं होता। बनते तो ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही है भाई, लेकिन इनमें रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:1 नहीं होता। ठीक है। और अगली एक बहुत ही खूबसूरत बात है कि इनमें अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो बहुत कम होता है। देखो, इसमें और कार्बोहाइड्रेट के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है। लिपिड और कार्बोहाइड्रेट में कंपैरिजन किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है दोनों को। तो हमें पता चल रहा है कि एक पहली बात तो 2:1 नहीं होता, और दूसरी बात ये कि इसके अंदर लिपिड में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है ना, ये ऑक्सीजन कंसिडरेबली बहुत कम होती है। ऑक्सीजन कंसिडरेबली बहुत कम होती है, कंसिडरेबली बहुत कम होती है। ऑक्सीजन क्या होती है? कंसिडरेबली वेरी लेस। ठीक है। लिपिड 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 ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। बताओ, वाटर में लिपिड क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं, नहीं घुलते, नहीं घुलते। लेकिन जब है ना तुम इनको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से मिलाओगे ना तो ये मिलन कर लेंगे। जब तुम्हें इनको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? जब तुम इनको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से मिलवाओगे तो क्या होगा? ये उसमें सॉल्युबल हो जाएंगे, घुल जाएंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। भैया मुझे ये तो बताओ ना कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं? कौन से होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे एग्जांपल बेंजीन। बेंजीन हूं मैं, मेरा नाम है बेंजीन, मेरा नाम है बेंजीन, ऐसी दिखती है बेंजीन ना। और एक एसीटोन, एसीटोन CH3 COCH3, ये एसीटोन है, एसीटोन सर में, ये बेंजीन है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ये लिपिड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। ठीक है ना भाई? ओके। लिपिड अकर इन प्रोटोप्लाज्म एज माइन्यूट ग्लोब्यूल्स। माइन्यूट मतलब ऐसे छोटे 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 छोटे, बस 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 बस। सो जो अपना ये लिपिड है, ये प्रोटोप्लाज्म में, सेल का प्रोटोप्लाज्म होता है ना, उसमें ये माइन्यूट ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। लिपिड्स अकर इन प्रोटोप्लाज्म एज माइन्यूट ग्लोब्यूल्स। ठीक है। डू नॉट फॉर्म पॉलीमर। बड़ी ही खूबसूरत और अच्छी बात, बड़ी हॉट बात है ये कि जो लिपिड्स होते हैं ये पॉलीमर फॉर्म नहीं करते। ठीक है। लिपिड्स पॉलीमर फॉर्म नहीं करते। जैसे ये लिपिड बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स है ना, तुम्हें कुछ और बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स के नाम याद है क्या? जैसे अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, है ना, ये पॉलीमराइजेशन करते हैं, ये पॉलीमर्स बनाते हैं। जैसे अमाइनो एसिड क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। जैसे न्यूक्लियोटाइड क्या बनाता है? न्यूक्लिक एसिड्स बनाता है। उसी टाइप से लिपिड क्या बनाता है? कुछ नहीं बनाता। तो लिपिड डू नॉट फॉर्म पॉलीमर, कुछ नहीं बनाते लिपिड, है ना। अगला पॉइंट, लिपिड प्रोवाइड मोर देन डबल एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। जब दोनों के बीच में लड़ाई कराई जाए ना, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये लिपिड है, जब दोनों में लड़ाई कराई जाए तो पता है कौन जीतता है? पता है कौन जीतता है? पता है कौन जीतता है? लिपिड जीतता है। क्योंकि लिपिड जो है, ये जो लिपिड है, ये लिपिड
मोर देन 2 टाइम्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट से 2 गुना से भी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तब इससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, जो 2 गुना से भी ज्यादा है। जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट को करने से जितनी एनर्जी निकल रही है ऑक्सीडाइज करने से, उसकी 2 गुना से भी ज्यादा एनर्जी लिपिड से निकलेगी। ये दमदार है, इसमें दम है, कुछ करने का इसमें दम है। लिपिड प्रोवाइड मोर देन डबल एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। एनिमल्स में, इन एनिमल्स फैट आर प्रेजेंट इन सबक्यूटेनियस लेयर, अपनी स्किन में लेयर होती है सबक्यूटेनियस लेयर, तो लिपिड जो होते हैं वो सबक्यूटेनियस लेयर में प्रेजेंट होते हैं। लिपिड या हम बोल दे फैट, सो ये जो फैट या लिपिड हैं ये ह्यूमंस में सबक्यूटेनियस लेयर में प्रेजेंट होते हैं। याद रखोगे क्या इसको, कौन सी लेयर, सबक्यूटेनियस लेयर, सबक्यूटेनियस लेयर, एंड वर्क्स एज फूड रिजर्वर। अब यार सब क्यूटेनियस लेयर में जो फैट प्रेजेंट होते हैं ये क्या होते हैं, ये एक्स्ट्रा वाले होते हैं। जैसे हमने कुछ खाया, उसमें से जितना हमने काम लेना था ले लिया, बाकी का जो बचा ना उसको स्टोर किया जाता है सब क्यूटेनियस लेयर के अंदर, सो फूड रिजर्वर प्लस शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर जैसे मान लो कि हमारी स्किन के ऊपर जो अपनी जैसे फैट की लेयर बन जाती है, फैट प्रेजेंट होता है, तो उसकी वजह से हमें अचानक से मतलब इंटरनली हमें ज़्यादा डैमेज नहीं होता, इंजरी नहीं होती, ये शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। हमें मैकेनिकल शॉक से भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अगला पॉइंट है भाई साहब, लिपिड रिक्वायर लेस स्पेस फॉर स्टोरेज एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट बिकॉज लिपिड मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोफोबिक एंड कंडेंस। लिपिड मॉलिक्यूल हाइड्रोफोबिक होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक मतलब इनको डर लगता है पानी से, डर लगता है पानी से, ये दूर रहते हैं पानी से, पास नहीं जाते पानी के। लिपिड मॉलिक्यूल क्या होते हैं मेरे को बता दो भाई, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, डर लगता है बेचारों को पानी से, हाइड्रोफोबिक होते हैं लिपिड मॉलिक्यूल, और डर लगता है तो ये कंडेंस हो जाते हैं, समझ रहे हो, ये कंडेंस होते हैं, मतलब एकदम पैक्ड, एकदम उलझे हुए एक जगह पे सिमट जाते हैं, कंडेंस होते हैं, समझ रहे हो ना कंडेंसेशन का मतलब। सो लिपिड मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में कंडेंस होते हैं, ठीक है, मतलब कम स्पेस कवर करते हैं। तो तभी यही कारण है कि लिपिड को स्टोरेज में यूज लिया जाता है ना। जब भी हमें फूड का स्टोरेज करना होता है, एक्स्ट्रा फूड का, तो हम लिपिड की फॉर्म में करते हैं, ना कि कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा जगह कवर करते हैं, चौड़े होते हैं, एकदम ऐसे रहते हैं, और लिपिड ऐसे रहते हैं, तो इसीलिए लिपिड का स्टोरेज किया जाता है, ना कि कार्बोहाइड्रेट का। ये हो गया अपना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक बहुत ही जरूरी बात का रीजन। मेरे भाई देख जरा अगला लास्ट पॉइंट, एनिमल्स स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फूड इन फॉर्म ऑफ लिपिड। यही बात तो बोली मैंने कि एनिमल्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जिनका फूड है वो लिपिड की फॉर्म में स्टोर करते हैं। ओके, अगली बात, ऑन द बेसिस, ये क्या है, ये OTBO मतलब ऑन द बेसिस ऑफ। मैं जब भी ये लिखूं तो आप क्या समझेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, यानी भाई मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पर लिपिड को 2 पार्ट्स में इधर और इधर डिवाइड कर दिया जाता है, 2 पार्ट्स में बांट दिया जाता है, बंटवारा कर दिया जाता है, एक तो फैट एक ऑयल। लिपिड ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट 2 टाइप के होते हैं, एक तो फैट है एक ऑयल है। जो फैट होते हैं ना, फैट, उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, फैट का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, और ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। फैट का ज़्यादा ऑयल का कम, फैट का ज़्यादा ऑयल का कम। तो ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है तो ये जनरली लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो मैं समझ में आ रहा है। एक बात और बच गई, तो ऊपर कोपचे में लिखी हुई है, लिपिड का तुम जब भी ऑक्सीडेशन करते हो, लिपिड का जब तुम ऑक्सीडेशन करते हो एनर्जी प्राप्त करने के लिए, तब उस दौरान तुम्हें वाटर बहुत ही हाई अमाउंट में मिलता है। वाटर इज हाई इन अमाउंट एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन से जितना तुम्हें पानी मिलता है, मतलब पानी तो एक बाई प्रोडक्ट होता है ना, तो जब ऑक्सीडेशन होता है पानी बाई प्रोडक्ट निकलता है, तो बाई प्रोडक्ट का अमाउंट, उस पानी का अमाउंट कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन के दौरान कम होता है, लिपिड के ऑक्सीडेशन के दौरान ज्यादा होता है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो यस और नो। ओके, जैसे इंसानों के टाइप्स होते हैं वैसे लिपिड्स के भी टाइप होते हैं, एक सिंगल और कुछ मिल जाए तो मिंगल। तो वैसे ही सिंगल यानी सिंपल लिपिड्स, सो सिंपल लिपिड्स या फिर जिनको हम न्यूट्रल लिपिड्स भी बोलते हैं,
तो सिंपल न्यूट्रल लिपिड्स क्या होते हैं? दीज आर एस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड एल्कोहल। डेफिनेशन का मतलब आपको धीरे धीरे से समझ में आएगा, तो जरा वेट करो, आराम से देखो। सो ये क्या होते हैं? एस्टर होते हैं फैटी एसिड और एल्कोहल के। देखो आराम से समझाता हूं। इनमें जो एल्कोहल होती हैं, सबसे पहले तो ये आपको ये याद करना पड़ेगा कि मेजॉरिटी ऑफ सिंपल लिपिड में जो एल्कोहल होती है वो ग्लिसरॉल होती है। वो कौन सी होती है? ग्लिसरॉल होती है। ग्लिसरॉल को हम ट्राई हाइड्रोक्सी शुगर एल्कोहल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राई हाइड्रोक्सी शुगर एल्कोहल या ग्लिसरॉल। समझ में आई ना बात? अरे भाई ग्लिसरॉल जो है इसको और भी अच्छे से बोलें तो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, और इसकी स्ट्रक्चर ही बना दूं तो बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश। देखो स्ट्रक्चर देखो, ट्राई हाइड्रोक्सी यानी 3 तो हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप, और प्रोपेन यानी 3 कार्बन, तो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है, ये ग्लिसरॉल है, ये ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है, ये ग्लिसरॉल है। ये वो एल्कोहल है जो मेजॉरिटी ऑफ सिंपल लिपिड में प्रेजेंट होती है। समझ रहे हो? ओके, तो ये चीज याद हो गई कि इसमें ये तो एल्कोहल होती है, ठीक है। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये सिंपल लिपिड एक्चुअली होते क्या हैं। देखो, जब फैटी एसिड और एल्कोहल का मिलन होता है, समझ लो, फैटी एसिड और एल्कोहल का मिलन होता है तब सिंपल लिपिड्स बनते हैं, ठीक है। लेकिन मिलन होगा तो कुछ मीडियम भी चाहिए बीच में। किसके थ्रू? दोनों जुड़ेंगे कैसे? जैसे मान लो ये हाथ है, ये हाथ है, दोनों कैसे जुड़ रहे हैं? किसी चीज के थ्रू जुड़ रहे हैं। तो वो चीज यहाँ पर, वो जो बॉन्ड होता है इनके बीच में, जो रिश्ता होता है, वो होता है एस्टर बॉन्ड। उस बॉन्ड को बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। कैसे बनता है बताते हैं अभी। वो होता है एस्टर बॉन्ड, तो इसीलिए तो इनको बोलते हैं कि दीज आर एस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड लॉन्ग चेन एंड एल्कोहल। इनके बीच में जब एस्टर बॉन्ड बन जाता है तो सिंपल लिपिड बोलते हैं उसको, ठीक है। अब आगे जरा ध्यान से समझो। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड लिंक्ड विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल, यानी 3 ये फैटी एसिड है, ये 3 फैटी एसिड बेचारे एक ग्लिसरॉल के पास आएंगे, बोलेंगे बॉन्ड बनाएगा। फैटी एसिड पूछ रहा है बॉन्ड बनाएगा, ग्लिसरॉल बोल रहा है बनाऊंगा। तो बोले क्या होगा जब हम दोनों मिलेंगे तो क्या फायदा होगा? फायदा क्या है? तो वो बोलेगा पानी निकलेगा और लिपिड बन जाएगा। देखो समझा रहा हूं, 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल, यानी ये देखो मैंने 3 फैटी एसिड बनाए, RCOOH, 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 ये 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ मिलते हैं। एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल, ये देखो ग्लिसरॉल दिख रहा है ना, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, वैसा ही है रे। इधर तो मैंने बनाया था इसको उधर की तरफ करके, और यहाँ पे OH इधर लगाए, सो ये ग्लिसरॉल हो गया। तो तीनों ने मिलकर के इस एक पे आक्रमण किया और बनाया, घपाघप की बॉन्ड बनाया। बॉन्ड बना कैसे बना? देखो मैं बताता हूँ। तीनों इन्होंने सेटिंग की बीच में कि तू अपना OH दे, मैं अपना H देता हूँ। तो ये क्या हुआ? H2O, तो एक H2O निकला बाहर, निकल गया, H2O निकला बाहर। ऐसे ही यहाँ भी एक सेटिंग हुई, यहाँ भी एक सेटिंग हुई, 3 सेटिंग हो गई। हद हो रही है। तो ये सेटिंग होने से पता है क्या होता है? बॉन्ड बन जाता है, रिश्ता बन जाता है सेटिंग होने से। CO, फिर यहाँ पे O लिख दूँ, फिर ये वाला बॉन्ड बन चुका है यहाँ पर, और CH2, ठीक है। RCOOCH ये जुड़े हुए हैं आपस में, और ये यहाँ से ये CH2। मेरे प्रा देख से रहा इधर। सो इनके बीच में रिश्ता बन चुका, और ये जो रिश्ता बना है, ये जो इनका जो ये नतीजा हुआ है ना, यही तो है हमारा सिंपल लिपिड। ये जो नतीजा है यही तो है सिंपल लिपिड, समझ रहे हो? यही तो है सिंपल लिपिड। तो ये अपना सिंपल लिपिड, या मैं इसको ट्राइग्लिसराइड बोल दूं क्या? मैं लिख ही देता हूं, ये है अपना सिंपल लिपिड भाई साहब, या फिर इसको प्यार से कई लोग ट्राइग्लिसराइड भी बोलते हैं। समझ गए? कौन सी राइड? ट्राइग्लिसराइड भी बोलते हैं ये लोग इसको प्यार से। एक पॉइंट बताना है। सिमिलर और डिफरेंट फैटी एसिड पार्टिसिपेट इन कंपोजिशन ऑफ ए फैट मॉलिक्यूल। जैसे ये अपना फैट मॉलिक्यूल आ गया, सिंपल लिपिड आ गया, सो इसके फॉर्मेशन में, जैसे यहाँ पर ये RCOH है ना, तो ये R वेरिएबल ग्रुप है, कुछ भी हो सकता है। सो इसीलिए बोला गया है कि सिमिलर
जैसे यहाँ पर सिमिलर और डिफरेंट फैटी एसिड, जैसे मान लो यहाँ पर ये फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड होते हैं ना, तो जैसे मान लो ये पहला फैटी एसिड, ये दूसरा फैटी एसिड, ये तीसरा फैटी एसिड, तो बात ये बोली जा रही है कि सिमिलर और डिफरेंट, यानी ये तीनों एक जैसे भी हो सकते हैं और या अलग अलग भी हो सकते हैं। तीनों एक जैसे भी हो सकते हैं फैटी एसिड, या तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं, जो कि क्या बनाते हैं, सिंपल लिपिड बनाते हैं। ठीक है, सिमिलर और डिफरेंट फैटी एसिड पार्टिसिपेट इन कंपोजिशन ऑफ ए फैट मॉलिक्यूल। लेकिन अब यहाँ पे केवल फैट मॉलिक्यूल बोला गया, ध्यान देना, यहाँ पर सिंपल लिपिड नहीं बोला है। मैंने तो आपको सिंपल लिपिड के तरीके से समझा दिया, लेकिन फैट मॉलिक्यूल बोला है यहाँ पे। फैट का मतलब अगले ने स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये सिंपल लिपिड की बात कर रहा है या फिर कंपाउंड लिपिड की बात कर रहा है, क्योंकि फैट तो मतलब होता है लिपिड, ठीक है। लेकिन लिपिड को जब क्लासिफाई करते हैं तो पता चलता है कि सिंपल लिपिड होते हैं, कुछ कंपाउंड लिपिड होते हैं, फिर कॉन्जुगेट लिपिड्स होते हैं। सो इसमें ये स्पेसिफाई नहीं किया गया कि सिंपल लिपिड है या कंपाउंड लिपिड है। तो दोनों ही लिपिड्स में जो फैटी एसिड होते हैं वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। बट सिंपल लिपिड कंटेन 2 टाइप ऑफ फैटी एसिड, लेकिन इसके बावजूद जो सिंपल लिपिड्स होते हैं ना, जो जिन्हें हम अभी पढ़ रहे हैं, ये सिंपल लिपिड्स में 2 टाइप के फैटी एसिड होते हैं, कंटेन्स 2 टाइप ऑफ फैटी एसिड। 2 टाइप के कौन से फैटी एसिड, दैट इज अ सस्पेंस। अभी खोलूंगा थोड़ी देर में, देख लो जरा, खुद ही देखना अपनी आंखों से, अपनी स्क्रीन पर। भाई सस्पेंस को तो खोलते हैं और थोड़ा सा बोलते हैं कि जो सिंपल लिपिड है हमारे पास वो कौन कौन से फैटी एसिड से मिलकर बनता है। 2 टाइप के बताए थे ना मैंने, तो वो देखो तुम्हारे सामने स्क्रीन पे लिखे हुए ना, देखो सबसे पहले है अनसैचुरेटेड और एक सैचुरेटेड, सॉरी अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड ये दोनों फैटी एसिड से मिलकर सिंपल फैट जो है अपने बनते हैं, या फिर तो ये होंगे या फिर ये होंगे। तो देखो सबसे पहले सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन कौन से होते हैं, तुमने पता होगा सैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, डबल ना हो, ट्रिपल ना हो, केवल अकेला हो, केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो वो क्या है, वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है। ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। ऑल्सो नोन एज नॉन एसेंशियल फैटी एसिड, इनको हम नॉन एसेंशियल फैटी एसिड भी बोलते हैं प्यार से। क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, इसका कारण सुनो, इसका कारण सुनो, बिकॉज दे कैन बी सिंथेसाइज्ड इन एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी में ये सिंथेसाइज होते हैं, कौन, सैचुरेटेड फैटी एसिड, कौन, नॉन एसेंशियल फैटी एसिड, ये एनिमल बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं, इसीलिए इनको हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और भाई साहब बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती तो ये क्या है, नॉन एसेंशियल। अरे बाहर से लेने जरूरी नहीं है ना, जरूरी नहीं है मतलब नॉन एसेंशियल। सो दे आर नॉन एसेंशियल फैटी एसिड बिकॉज दे कैन बी सिंथेसाइज्ड इन एनिमल बॉडी, सो इट इज नॉट एसेंशियल टू टेक विद फूड। ठीक है, अगला पॉइंट इधर देख लेते हैं थोड़ा सा, इसको हम बोल रहे हैं अनसैचुरेटेड, यानी जिसके अंदर कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोल देते हैं हम, अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, डबल बॉन्ड ऑल्सो प्रेजेंट विद सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स। जनरली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं सिंगल बॉन्ड के साथ भी। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा कोई भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है तो उसमें सारे के सारे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ही होंगे, या सारे के सारे ट्रिपल बॉन्ड ही होंगे, या सारे के सारे सिंगल तो होंगे ही नहीं। तो क्या मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर डबल बॉन्ड के साथ साथ सिंगल बॉन्ड भी बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनको असेंशियल बोलते हैं। भाई इनको नॉन एसेंशियल क्यों बोला था, क्योंकि इनको बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी, बॉडी में सिंथेसाइज हो रहे थे। तो ये क्या है, ये बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होंगे, इनको बाहर से लेने की जरूरत है, और जरूरत है तो ये असेंशियल है। समझ में आया। Lipid with more amount of unsaturated fatty acid are mostly present in liquid form at room temperature। मतलब ऐसे लिपिड जिनके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा अमाउंट में होते हैं ना, ज्यादा अमाउंट में होते हैं, वो वाले लिपिड्स लिक्विड फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर में। ठीक है, क्या बोला मैंने, मतलब ऐसे लिपिड जो जिनके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और ये वाले ये इनके लिए भी ऐसा सिमिलर पॉइंट आता है कि लिपिड विद मोर अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड आर मोस्टली प्रेजेंट इन सॉलिड, बड़ी सॉलिड मस्ती चाहिए, येलो सॉलिड फॉर्म एट नॉर्मल टेम्परेचर। समझ रहे हो।
तो मतलब ऐसे लिपिड जिनमें ज़्यादा सैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट है तो वो तो सॉलिड होंगे रूम टेम्परेचर पर, और जिनमें लिक्विड जो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर उनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होता है। ओके, अगला बात एग्जाम्पल देख लो ना, जैसे एग्जाम्पल बटर है, घी है, इनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड हाई अमाउंट में होता है तो ये सॉलिड ही तो होते हैं, घी है, बटर है। ये कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, इनमें अनसैचुरेटेड ज्यादा अमाउंट में, ये लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे भाई। मेटाबॉलिकली वेरी लेस रिएक्टिव जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है मेरे भाई, वो मेटाबॉलिकली बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, मेटाबॉलिकली वेरी लेस रिएक्टिव होते हैं, यानी कम रिएक्शन करते हैं, नल्ले पड़े रहते हैं, कोई काम धाम नहीं करते, कम रिएक्शनें करते हैं। तो इसीलिए इनका क्या नेचर होता है, इनका स्टोरेज करने का नेचर होता है। इसका मतलब कि भैया यार कोई काम धंधा नहीं है ना, तो चुपचाप घर में बैठ जा, परेशान मत कर, तो ये चुपचाप बैठे रहते हैं, स्टोर हो जाते हैं बॉडी में। क्या होते हैं? स्टोर हो जाते हैं बॉडी में। ठीक है, अब यार बॉडी में स्टोर हो जाएंगे तो वजन बढ़ाएंगे, बॉडी में स्टोर हो जाएंगे तो हमारा वजन बढ़ाएंगे। ओके, लेस रिएक्टिव तो ये स्टोर होते रहते हैं तो हमारा वजन बढ़ाते हैं, यानी ओबेसिटी होती है। Some amount of saturated fatty acid convert into cholesterol in liver. लीवर के अंदर कुछ सैचुरेटेड फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। लीवर में कुछ फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? ये कोलेस्ट्रॉल बहुत ही घाटे की चीज़ है, ये खतरे की घंटी है। ये क्या करेगा? घंटा बजा दे सबका। कोलेस्ट्रॉल का क्या काम होता है कि ये काम क्या होता है, बस ये करता है ऐसा कि कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट हो जाता है ये इनर वॉल में। अब ब्लड वेसल में डिपॉजिट हो जाएगा तो जो ब्लड का सर्कुलेशन होगा ना, उसमें ये रोक और थाम करेगा, और रोकथाम करेगा ब्लड के सर्कुलेशन में। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है? सुनो, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, और बहुत सारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हो सकती हैं जो आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में बड़ी ही डिटेल से पढ़ाई जाएंगी। किसमें? सर्कुलेटरी सिस्टम में। सो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है और बहुत सारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस भी इससे हो सकती हैं। आगे की बात इधर देखो, जैसे ये लेस रिएक्टिव होता है और इसका स्टोरेज नेचर होता है और ये चीज़ें कॉज करता है, वैसे ही सिमिलर पॉइंट अनसैचुरेटेड के लिए ये है कि ये कोई भी हार्मफुल इफेक्ट कॉज नहीं करते। कोई भी हार्मफुल इफेक्ट कॉज क्यों नहीं करते? क्योंकि ये नल्ले नहीं है, ये कोई काम करते हैं, और ये कोई काम करते हैं तो अपने काम में लगे रहते हैं चुपचाप, दूसरे से कोई मतलब नहीं। तो अपने काम में लगे रहेंगे तो ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वेसल्स में डिपॉजिट नहीं होंगे, कुछ घाटा तो किसी को करेंगे नहीं, अपना काम करते रहेंगे चुपचाप। मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, कोई भी हार्मफुल इफेक्ट शो नहीं करते। ठीक है, जैसे ये देखो, मोस्टली एनिमल फैट कंटेन हाई अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। जानवर होते हैं ना, जानवर एनिमल्स, उनके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड हाई अमाउंट में होते हैं। यानी जानवरों में मोस्टली एनिमल्स में जो फैट होता है उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होता है। एनिमल्स में जो फैट है उसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा है, ठीक है। और जो प्लांट्स में जो फैट होता है ना, ये देखो गलत जगह इशारा कर रहा हूँ, प्लांट्स में जो फैट है, प्लांट्स का जो फैट है उसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा मिलेंगे आपको। प्लांट्स में तो अनसैचुरेटेड ज़्यादा मिलेंगे, और एनिमल्स में ये, प्लांट्स में ये, एनिमल्स में ये, प्लांट्स में ये, एनिमल्स में ये, प्लांट्स में ये, एनिमल्स में ये, प्लांट में ये, एनिमल में ये, प्लांट में ये, एनिमल में ये। याद हो गया? सो प्लांट्स में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं और एनिमल्स में सैचुरेटेड ज़्यादा होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बताऊँ, ये पाल्मेटिक एसिड है और ये स्टेरिक एसिड है। याद करना, रटना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन याद रखना। पाल्मेटिक एसिड एक 16 कार्बन का एसिड है। पाल्मेटिक एसिड 16 कार्बन का होता है, पाल्मेटिक एसिड 16 कार्बन का, स्टेरिक 18 का, P16 और S18। ठीक है, ये आपको याद रखना। इधर देखो, ऑलिक एसिड ऑलिक एसिड 1, ये 1 क्या बता रहा हूं मैं, 1 क्या बता रहा हूं, ये नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं। मैं यहाँ पे मेंशन करूं क्या, ये 1 2 3 4 क्या है, ये नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं बेटा। ये 1 2 3 4 ये क्या है,
नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का नंबर है तो ओलिक एसिड के अंदर 1 है, लिनोलिक एसिड के अंदर 2 है, और लिनोलिक एसिड के अंदर 3 भी हो सकते हैं, किसी केस में 3 भी हो सकते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और एरेक्डोनिक एसिड के अंदर 4 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसको बोला मूफा। मूफा का मतलब क्या है? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और इनके अंदर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इनको क्या बोल देते हैं? पूफा। इनको क्या बोल देते हैं? पूफा। पूफा का मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। समझ में आ गया? तो तुम्हें कुल मिलाकर के इस स्लाइड में याद क्या करना पड़ा? लास्ट की ये तो रटने का मामला ये है कि पाल्मेटिक एसिड 16 कार्बन, स्टेरिक एसिड 18 कार्बन, और इधर ओलिक एसिड 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, लिनोलिक एसिड 2 3 भी हो सकते हैं, आर्गेडोनिक एसिड 4 हो सकते हैं, और ये तो है पूफा। और मूफा क्या है? केवल एक ओलिक एसिड। ये आपको एमसीक्यू में टिक द करेक्ट आंसर में कहीं भी पूछा जा सकता है कि इसमें कितने कार्बन होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए 18 कार्बन मॉलिक्यूल, तो आपसे बोल देगा स्टेरिक एसिड, ऑप्शन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? हो गया यार, है ना। एक हमारे पास सिंपल लिपिड और आता है। सिंपल लिपिड ये है वैक्स, सुना होगा ना? वैक्सिंग वो वाली नहीं ना, वैक्सिंग नहीं, वैक्स पढ़ा रहा हूं मैं आपको। सो वैक्स क्या होते हैं एक्चुअली? वैक्स आर मोनो एस्टर्स विद ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड अटैच्ड टू अ मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल। समझ में तो आया नहीं होगा, पहली बार सुन के क्या बोल दिया यार, आराम से बताता हूँ, सुनो। मोनो एस्टर होते हैं मतलब एक एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है विद ओनली 1, मोनो एस्टर मतलब एक एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है विद ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड, मतलब फैटी एसिड का एक मॉलिक्यूल है। सिंपल लिपिड में हमने देखा था फैटी एसिड के कितने मॉलिक्यूल लिए थे? 3 लिए थे ना। कितने लिए थे? अरे 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल थे, एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल था, तब उनमें 3 एस्टर बॉन्ड बने थे, तब हमारे पास सिंपल लिपिड आया था, ट्राइग्लिसराइड आया था। लेकिन इनमें क्या है? मोनो एस्टर, एक एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है, एक मॉलिक्यूल है फैटी एसिड का। अब फैटी एसिड का एक मॉलिक्यूल है तो भाई अल्कोहल, और यहां पर साथ में अल्कोहल कौन सी होती है? मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल, मतलब जिसके अंदर केवल एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। और वहां पर हमने कौन सी? ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल ली थी, ग्लिसरॉल, जिसमें 3 OH थे, और इसमें कितने OH है? 1 OH है। तो ये फर्क तुम्हें समझ में आ रहा है? वैक्स और सिंपल लिपिड जिसको हम बोल रहे थे उसमें क्या फर्क है? ठीक है। सो वैक्सेस आर मोनोग्लिसराइड विद ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड। मोनोग्लिसराइड हो गए ना वो, उनको हमने ट्राइग्लिसराइड बोला था, तो ये कैसे होंगे? ये मोनोग्लिसराइड होंगे क्योंकि एक यहाँ पर वहाँ पर 3 एस्टर बॉन्ड बन रहे थे, तब वो ट्राइग्लिसराइड था, ये मोनोग्लिसराइड है। विद ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड, एक मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड अटैच्ड टू ए लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। एक लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रोक्सी, एक OH की अल्कोहल, उससे अटैच फैटी एसिड कर दो एक एसिड, तो ये क्या बनेगा? ये वैक्स बनेगा, ये वैक्स बनेगी, जिससे वैक्सिंग करते हैं हम। वैक्सेस आर मोर रेजिस्टेंट टू हाइड्रोलाइसिस एज कंपेयर टू ट्राइग्लिसराइड। देखो जब हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, एक तरफ तो मैंने रख लिया वैक्स को, ये वैक्स है, खतरे का निशान, वैक्सिंग, दर्द होता है ना, तो वैसे वैक्सिंग। तो इधर तो मैंने वैक्स को रख लिया और इधर मैंने रख लिया सिंपल लिपिड को। तो भाई साहब यहाँ पर बोला गया है कि वैक्स आर मोर रेजिस्टेंट टू हाइड्रोलाइसिस, मतलब जो वैक्स हैं अगर तुम इनका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो तुम्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, बड़ी तुम्हें मुश्किल होगी। और ये इधर सिंपल लिपिड है, इसका आसानी से, ये ट्राइग्लिसराइड है और ये मोनोग्लिसराइड है। वैक्स मोनोग्लिसराइड होती है ना, तो ये मोनोग्लिसराइड है, ये ट्राइग्लिसराइड है। दोनों में से जब तुम इनका हाइड्रोलाइसिस करने की कोशिश करोगे तो ये जो है ना, ये बोलेगा मैं सर मैं, ये आराम से करेगा हाइड्रोलाइसिस, ये नो, तो ऐसे करके दोनों में फर्क आता है। तो मैंने बोल दिया यहाँ पर कि वैक्सेस आर मोर रेजिस्टेंट टू हाइड्रोलाइसिस एज कंपेयर टू ट्राइग्लिसराइड। Wax have an important role in protection from water insoluble coating on hair and skin in animals and stems, leaves and fruits of plants। समझ रहे हो?
वैक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, इसका हाइड्रोलाइसिस आराम से नहीं होता तो ये क्या प्रोबेबली क्या काम कर सकता है, ये प्रोटेक्शन का काम कर सकता है। किसका, जरा इसको रंग लेते हैं, ये प्रोटेक्शन का काम कर सकता है, प्रोटेक्शन का काम कर सकता है। वैक्स का मेन रोल होता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कहाँ पे चाहिए, देखो रे, फॉर्म वाटर इनसॉल्युबल कोटिंग ऑन हेयर एंड स्किन। जो हमारी स्किन होती है ना, उसके अंदर उस पे जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं ना, उस पे जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और जो हमारी जो स्किन है उस पर वाटर इनसॉल्युबल कोटिंग होती है एक, वो किसकी होती है, वो वैक्स की होती है। वैक्स की वाटर इनसॉल्युबल कोटिंग ऑन हेयर एंड स्किन ऑफ एनिमल्स एंड स्टेम, प्लांट्स की जो स्टेम है उस पर और लीव्स पर, प्लांट की लीव्स पर, ताकि जो अपना रेस्पायरेशन होता है जिसके वाटर लॉस होता है ना, ट्रांसपीरेशन, तो वो कम हो, उसको रिड्यूस करने के लिए और प्रोटेक्शन की वजह से। एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट, इन पर इसकी कोटिंग होती है ताकि प्रोटेक्शन कर सके। एग्जाम्पल वैक्स के एग्जाम्पल है, एक तो बी वैक्स होती है, एक बी वैक्स जो हम बी से ऑब्टेन करते हैं। एक होती है स्पर्मेसिटाई, स्पर्मेसिटाई ये कहाँ प्रेजेंट होती है वैक्स, स्पर्मेसिटाई इन स्कल ऑफ वेल एंड डॉल्फिन। ये तुम सारे याद करोगे अच्छे से, स्पर्मेसिटाई, स्पर्मेसिटाई इन स्कल ऑफ वेल एंड डॉल्फिन, ठीक है, वेल एंड डॉल्फिन के स्कल में, ठीक है। इसको याद कैसे कर सकते हो, स्पर्मेसिटाई, स्पर्म यानी स्पर्म का जादू वेल और डॉल्फिन के सर चढ़कर बोल रहा है, स्कल ऑफ वेल एंड डॉल्फिन, स्पर्मेसिटाई। कार्नुएबा विच अकर ऑन लीव्स, स्टेम एंड फ्रूट, ठीक है। एक आदमी ने क्या किया, एक पेड़ से पत्तियां और एक्चुअली उसकी स्टेम भी तोड़ दी और उसकी फ्रूट्स निकाल लिए और इनको एक कार में रख करके बाजार बेचने के लिए जा रहा है। कार्नुएबा विच अकर ऑन लीव्स, स्टेम एंड फ्रूट, पता चल गया लोकेशन। सिरुमिन और ईयर वैक्स, ये तो याद ही करना यार, ईयर वैक्स जो होता है ना अपना, सिरुमिन जिसको बोलते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होगा, इन एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस, जो अपना ये छेद है ना बाहर वाला पर्दे के इधर का, ईयर ड्रम के इधर का, सो ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस है। एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस के अंदर सिरुमिन वैक्स प्रेजेंट होता है, ईयर वैक्स जिसको बोलते हैं। एक है लेनोलिन और कोलेस्ट्रॉल एस्टर, एक है लेनोलिन और कोलेस्ट्रॉल एस्टर, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, अकर इन ब्लड सीबम एंड गोनेडल डक्ट एज लुब्रिकेटिंग एजेंट। ये लेनोलिन कहाँ प्रेजेंट होता है, ये ब्लड में प्रेजेंट होता है, सीबम में प्रेजेंट होता है। सीबम क्या होता है, जैसे अपनी सिबेशियस ग्लैंड्स होती है ना स्किन में, वो जो एक ऑयली सिक्रीशन सा करती हैं जिससे स्किन मॉइस्ट रहती है ना, वो सीबम होता है। एंड गोनेडल डक्ट, जो अपनी गोनेडल डक्ट है उसके अंदर ये एज ए लुब्रिकेटिंग एजेंट काम करता है। कौन, लेनोलिन, याद करने का तरीका। ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम वूल ऑफ शिप, जो वैक्स है ना ये हम कहाँ से और ऑब्टेन कर सकते हैं, ये वूल ऑफ शिप से भी ऑब्टेन करते हैं। शिप को खड़ा करो, कपड़े उतार तेरे, जल्दी कपड़े उतार, तो वैसे करके उसके कपड़ों से मिलती है, उसके कपड़े उतरवा के हम वैक्स ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बताया मैंने आपको, ये मैंने वो बताया कि भाई वैक्स है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, कहाँ कहाँ से हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। मैंने आपको तरीके बताए याद करने के। वैक्स ये बताया, वैक्स को मोनोग्लिसराइड बोलते हैं, ये जरा ध्यान में रखने ना, वैक्स को मोनोग्लिसराइड बोलते हैं। एक एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है, एक फैटी एसिड होता है और अल्कोहल कौन सी होती है, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल, जिसके अंदर एक OH ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट वैक्स, कंप्लीट। सो अपना सिंपल लिपिड या न्यूट्रल फैट तो हो चुका है खत्म। अब हमें पढ़ना है कंपाउंड लिपिड या फिर कॉन्जुगेटेड लिपिड। बोलो क्या पढ़ना है, कंपाउंड लिपिड या फिर कॉन्जुगेटेड लिपिड। सो देखो इसमें इसके बहुत सारे टाइप है। ये एक टाइप का डिराइव्ड लिपिड बोल सकते हो आपकी, भाई सिंपल लिपिड है, उसमें कुछ जोड़ तोड़ के कुछ और बनाए, उससे कुछ डिराइव कर रहे हैं, वो डिराइव टाइप का ये। तो इसमें सबसे पहले आते हैं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड को फॉस्फेटाइड भी बोलते हैं और कई लोग फॉस्फेलिपिन्स भी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादा ज्ञान ज़रूरत तो है नहीं, तो इसीलिए तुम फॉस्फोलिपिड याद रखो। फॉस्फोलिपिड जो है ये मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ लिपिड है प्रोटोप्लाज्म में।
प्रोटोप्लाज्म में मोस्ट अबंडेंट टाइप के लिपिड कौन से हैं बोलो ना, कौन से हैं? ये है फॉस्फोलिपिड, ठीक है। अब इसकी कंपोजिशन क्या है, ये फॉस्फोलिपिड कैसे बनते हैं? देखो 2 मॉलिक्यूल लगेंगे फैटी एसिड के, देख लो फैटी एसिड के 2 मॉलिक्यूल लगेंगे, 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का लगेगा H3PO4 प्लस कोई नाइट्रोजिनस कंपाउंड, ठीक है। ये आपको याद रखना है फॉस्फोलिपिड कैसे बनता है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल, 1 H3PO4, 1 नाइट्रोजनस कंपाउंड। एक बार फिर जरा एक बार आंखें बंद करके बोलो, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल, H3PO4 प्लस नाइट्रोजनस कंपाउंड। बहुत इजी है, याद हो गया। अब देखो जरा कुछ इनके बारे में बात करते हैं, फॉस्फोलिपिड्स के बारे में कुछ इनकी जानकारी लेते हैं। फॉस्फोलिपिड्स हैव बोथ हाइड्रोफिलिक पोलर एंड हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर एंड। समझ रहे हो, जो फॉस्फोलिपिड होते हैं उनमें हाइड्रोफोबिक एंड भी, हाइड्रोफिलिक एंड भी होता है। हाइड्रोफिलिक एंड को अपन पोलर एंड भी बोलते हैं, जिसपे कोई चार्ज हो। हाइड्रोफिलिक जो वाटर से ना डरे, और ना डरे तो उस पर कोई चार्ज होता है। हाइड्रोफिलिक पोलर एंड और एक हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर एंड होता है, ठीक है। अब हाइड्रोफिलिक पोलर एंड पे कौन होते हैं? H3PO3 और नाइट्रोजन कंपाउंड, ठीक है। ये मिलकर के हाइड्रोफिलिक एंड बनाते हैं। हाइड्रोफिलिक पोलर एंड कौन बनाते हैं? H3PO4 और नाइट्रोजनस कंपाउंड। जो भी होगा वो हाइड्रोफिलिक नेचर के होंगे, हाइड्रोफिलिक एंड फॉर्म करेंगे इस पूरे लिपिड का। और हाइड्रोफोबिक कौन फॉर्म करेगा? फैटी एसिड। बताया तो था स्टार्टिंग में कि जो फैटी एसिड होते हैं ना, ये क्या होते हैं? डरपोक होते हैं, पानी से डर जाते हैं। हाइड्रोफोबिक होते हैं, पानी को देखकर इनकी बच जाती है, इनकी लग जाती है। सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक कौन से मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं? जिनमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों एंड प्रेजेंट हो, जो कपकपाते भी हो और जिनमें दम भी हो। तो हाइड्रो, तो कुल मिलाकर के हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि जो कंपाउंड लिपिड है ये हाइड्रोफिलिक भी है और हाइड्रोफोबिक भी, क्योंकि इसका एक एंड हाइड्रोफिलिक है फैटी एसिड वाला, और इसका दूसरा एंड हाइड्रोफोबिक है। गलत बोल दिया ना, मैं उल्टा बोल दिया शायद। हाइड्रोफोबिक एंड तो है पानी वाला, कौन सा हाइड्रोफोबिक एंड कौन सा? जो पानी से डरता है, वो फैटी एसिड वाला। और हाइड्रोफिलिक कौन सा है? जहां पर नाइट्रोजनस कंपाउंड प्रेजेंट है और जहां पर क्या प्रेजेंट है? H3PO4 प्रेजेंट है। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर दोनों हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक पार्ट प्रेजेंट हो, उसे बोलते हैं एम्फीपैथिक। बोलो क्या बोलते हैं? एम्फीपैथिक। जैसे जो एसिड और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं उसको एम्फोटेरिक बोलते हैं, उसी तरीके से इसको क्या बोलते हैं? एम्फीपैथिक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एम्फीपैथिक बोलते हैं। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी फॉस्फोलिपिड फॉर्म बायोमोलिकुलर लेयर इन सेल मेम्ब्रेन। इसी प्रॉपर्टी के कारण, इस प्रॉपर्टी के कारण ये जो लिपिड्स हैं, ये फॉस्फोलिपिड्स जो है ना, ये फॉस्फोलिपिड जो अपनी सेल मेम्ब्रेन होती है ना, उस सेल मेम्ब्रेन की जो मेम्ब्रेन है ना, जो मेम्ब्रेन है वो बनाते हैं। इसी प्रॉपर्टी के कारण एम्फीपैथिक जो होते हैं, इस प्रॉपर्टी के कारण ये हमारी जो सेल होती है उसकी मेम्ब्रेन फॉर्म करते हैं। एक सेल की मेम्ब्रेन फॉर्म करते हैं। मेम्ब्रेन में आपने सुना होगा ना, मेम्ब्रेन किसकी बनती है? प्रोटीन प्लस लिपिड की बनती है, और वहां पर लिपिड मेनली होते हैं फॉस्फोलिपिड। यहीं से याद कर लो। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी फॉस्फोलिपिड फॉर्म बायोमोलिकुलर लेयर इन सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सम बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड, कुछ फॉस्फोलिपिड हैं बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने, जैसे सबसे पहले है लेसिथिन और फोस्फोटाइडल कोलिन जिसको बोला जाता है। बोलो साथ साथ में बोलते रहो ताकि याद हो तुम्हें। लेसिथिन या फिर फोस्फोटाइडल कोलिन, लेसिथिन या फोस्फोटाइडल कोलिन। जो ये लेसिथिन है इसके अंदर नाइट्रोजनस कंपाउंड जो होता है वो होता है कोलिन। नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है लेसिथिन के अंदर, कौन सा? कोलिन। नाइट्रोजनस कंपाउंड इन लेसिथिन इज कोलिन। याद रखेंगे बच्चे कि लेसिथिन के अंदर जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है वो होता है कोलिन। बाकी ये सारी चीजें हैं, 2 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल, एक ग्लिसरॉल, एक H3PO4, और नाइट्रोजन कंपाउंड जो होता है वो कोलिन होता है। तो अगर यहाँ पे कोलिन लिखा हुआ मिले और ये कंपोजिशन मिले तो ये किसकी होगी? ये होगी लेसिथिन की या फोस्फोटाइडल कोलिन की। दूसरे नंबर पे सिफेलिन। गौर से देखो अपनी स्क्रीन पर, सिफेलिन
सिमिलर टू लेसिथिन बट नाइट्रोजिनस कंपाउंड इज इथेनॉल अमाइन। मतलब ये जो अपना सिफेलिन है ना, सिफेलिन लेसिथिन के जैसा ही है, सिफेलिन लेसिथिन के जैसा ही है, लेकिन फ़र्क क्या है? एक फ़र्क ये है कि यहाँ पर नाइट्रोजिनस कंपाउंड जो है वो है इथेनॉल अमाइन। इथेनॉल अमाइन मतलब आपको कहीं भी क्वेश्चन में देखा हुआ मिले 2 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल प्लस H3PO3 प्लस नाइट्रोजन कंपाउंड आपको लिखा हुआ मिल जाए इथेनॉल अमाइन, तो आप क्या समझेंगे कि वो क्या लिखा हुआ है, किसकी कंपोजिशन लिखी हुई है? वो लिखी हुई है सिफेलिन की कंपोजिशन। और अगर यहाँ पर आपको कोलिन लिखा हुआ मिल जाए नाइट्रोजन कंपाउंड, तो कोलिन फॉस्फेटाइल कोलिन लेसिथिन, ठीक है, ओके। सिफेलिन कहाँ प्रेजेंट होता है? इट अकर इन नर्वस सिस्टम, एग यॉक एंड ब्लड प्लेटलेट्स। सिफेलिन कहाँ प्रेजेंट होता है? सिफेलिन जो फॉस्फोलिपिड है ये कहाँ प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है नर्वस टिश्यू में, नर्वस सिस्टम में, एग यॉक में और ब्लड प्लेटलेट्स में। अगला स्फिंगोलिपिड्स। स्फिंगोलिपिड्स या फिर स्फिंगोमाइलिन ज़्यादा फेमस है। ज़्यादा फेमस क्या है? स्फिंगोमाइलिन। ये स्फिंगोमाइलिन क्या होता है? स्फिंगोमाइलिन, आपने माइलिन शीथ नाम सुना होगा 10th क्लास में या कहीं। माइलिन शीथ क्या होती है? जो अपने नर्व्स होते हैं उनके अंदर जो बीच वाला उसका एक्सॉन वाला पार्ट होता है उस पर कुछ शीथ होती है, बाहर की तरफ कवरिंग होती है, उनको बोलते हैं माइलिन शीथ। हाँ सही समझे, सही आपने सही पकड़ा है बिल्कुल कि ये उसी से रिलेटेड है, स्फिंगोलिपिड्स और स्फिंगोमाइलिन। स्फिंगोमाइलिन सिमिलर टू लेसिथिन बट इन प्लेस ऑफ ग्लिसरॉल इट कंटेन एन अमाइनो अल्कोहल स्फिंगोसिन। आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि ये जो स्फिंगोमाइलिन है, स्फिंगोमाइलिन ये लेसिथिन की जैसी होती है स्ट्रक्चर में बिल्कुल लेसिथिन की जैसी होती है, लेकिन ग्लिसरॉल की जगह पर, यहाँ पर ये अल्कोहल है ना ग्लिसरॉल, लेकिन ग्लिसरॉल की जगह पर स्फिंगोमाइलिन के अंदर एक अलग अमाइनो अल्कोहल होती है। अमाइनो अल्कोहल कौन सी होती है? जिसके अंदर एक अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है। तो एक अमाइनो अल्कोहल होती है स्फिंगोसिन। कौन सी? स्फिंगोसिन। और ये स्फिंगोमाइलिन कहाँ मिलता है? एग्जाम्पल आपको याद है, माइलिन शीथ के अंदर कहाँ मिलता है? माइलिन शीथ इन नर्वस सिस्टम। उसके बाद में एक ये 3 एक्स्ट्रा वाले याद नहीं करने, फॉस्फोटाइडल सीरीन, ये भी फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। फॉस्फोटाइडल सीरीन, फॉस्फोटाइडल इनोसिटोल और प्लाज्मोलोजेंस, ये जो हैं आपको याद नहीं करने, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। क्या क्या है? 3 फॉस्फोटाइडल सीरीन, फॉस्फोटाइडल इनोसिटोल और प्लाज्मोलोजेंस, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ा फॉस्फोलिपिड के बारे में या फॉस्फोटाइड या फॉस्फोलिपिड्स के बारे में, बात पूरी हो गई। अगले टाइप का डिराइव्ड लिपिड हमारे पास आता है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड यानी नाम से समझ में आ रहा है, जैसे फॉस्फोलिपिड पहला था उसमें क्या था? फॉस्फोरस, H3PO4 था, है ना। तो उसी टाइप से यहाँ पर क्या होगा, कुछ GLY से रिलेटेड होता, वो होता है गैलेक्टोज। मतलब यहाँ पर क्या होगा? गैलेक्टोज होगा। ग्लाइकोलिपिड क्या होता है? एक फैटी एसिड प्लस स्फिंगोसिन और प्लस एक गैलेक्टोज, ठीक है। एक फैटी एसिड, एक स्फिंगोसिन प्लस गैलेक्टोज। जब मैंने आपको शुगर्स पढ़ाई थी तो मैंने उसमें बताया था कि जो गैलेक्टोज होता है वो कभी भी फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं मिलेगा, आपको अकेला नहीं मिलेगा, वो किसी ना किसी के साथ प्रेजेंट होता है। तो आप देख लो यहाँ पर किसके साथ प्रेजेंट है? यहाँ पर ग्लाइकोलिपिड के साथ प्रेजेंट है, ठीक है। गैलेक्टोज को हम वहाँ पे ब्रेन शुगर भी बोलते थे ना, ब्रेन शुगर। अब आगे पढ़ो जरा, एग्जाम्पल इस ग्लाइकोलिपिड के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे सेरिब्रोसाइड और गैंग्लियोसाइड। सेरिब्रोसाइड अकर इन वाइट मैटर ऑफ ब्रेन। ये क्या है? ये अरे वाइट मैटर यार, वाइट अकर इन वाइट मैटर ऑफ ब्रेन। सेरिब्रोसाइड एक टाइप का ग्लाइकोलिपिड है जो ब्रेन के वाइट मैटर में मिलता है, ठीक है, दिमाग में, तभी तो गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर बोलते हैं। गैंग्लियोसाइड नर्व गैंग्लियंस में मिलता है, अकर इन नर्व गैंग्लिया एंड स्प्लीन। दीज ऑल्सो कंटेन, ये जो अपना गैंग्लियोसाइड है इसके अंदर एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है उसके अंदर? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। अगर आपको इन टर्म्स में से कुछ समझ में नहीं आ रही है ना,
तो वो टर्म्स मैं आपको समझा भी इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके पूरे सिलेबस में स्कैटर्ड हैं और कहीं ना कहीं आपको उस टाइम पर जब वो चैप्टर पढ़ाया जाएगा तब आपको वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। सो पहले पढ़ा करके हम इसमें क्या वीडियो की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, जो जिस जगह पे बताना चाहिए वो उस जगह पे बताया जा रहा है आपको। जैसे मान लो यहाँ गैलेक्टोज है तो गैलेक्टोज के बारे में मैंने पहले आपको बता दिया, और पहले मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि गैलेक्टोज किसी के साथ प्रेजेंट होता है। तो अगर मैं उस दौरान आपको बता देता किसके साथ प्रेजेंट होता है कि ये सब सारी चीज़ में जाते तो ये वक्त से पहले हो जाती। अब वक्त आने पे मैंने इनको भी बता दिया किसके साथ प्रेजेंट है, इसको ब्रेन शुगर क्यों बोलते हैं। सो ये बात है, ठीक है। सो ग्लाइकोलिपिड के हमने दो एग्जाम्पल देखे, एक तो सेरिब्रोसाइट, एक गैंग्लियोसाइट। सेरिब्रोसाइट वाइट मैटर में होते हैं, गैंग्लियोसाइट नर्व गैंग्लिया और स्प्लीन में होते हैं, और इनके अंदर एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड भी होता है गैंग्लियोसाइड में, और इसके साथ ही साथ ग्लूकोज बिसाइड अदर कंपाउंड, ग्लूकोज भी प्रेजेंट होता है अदर कंपाउंड के बिसाइड। ओके, उसके बाद में हमारे पास आते हैं डिराइव्ड लिपिड्स। मेरे भाई डिराइव्ड लिपिड्स ये क्या होते हैं? लिपिड्स डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल और कॉन्जुगेटेड लिपिड। लिपिड जो कॉन्जुगेटेड और सिंपल लिपिड से डिराइव किए जाएं उनको भाई क्या बोलते हैं? उनको डिराइव्ड लिपिड्स बोलते हैं। दीज आर कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर, बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं स्ट्रक्चर में। कौन कॉम्प्लेक्स होते हैं? डिराइव्ड लिपिड, ठीक है। और ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। डिराइव्ड लिपिड वाटर में तो इनसॉल्युबल हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है, ठीक है भाई साहब। स्टीरॉइड सबसे पहला डिराइव्ड लिपिड, अभी डिराइव्ड लिपिड भी बहुत सारे होते हैं, जैसे स्टीरॉइड्स हैं सबसे पहले नंबर पर। स्टीरॉइड्स एग्जिबिट टेट्रासाइक्लिक, आपको स्टीरॉइड के बारे में पढ़ना है। स्टीरॉइड्स क्या होते हैं? स्टीरॉइड डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं, ठीक है। और सबसे पहले बोला गया है कि इनकी टेट्रासाइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, यानी 4 साइकिल्स प्रेजेंट है इनकी स्ट्रक्चर में। एग्जिबिट टेट्रासाइक्लिक स्ट्रक्चर कॉल्ड, अब ये जो टेट्रासाइक्लिक स्ट्रक्चर है इसका नाम दिया जाता है साइक्लो पेंटो पर हाइड्रोफेनेथ्रीन न्यूक्लियस। वैसे आपको ये नाम याद नहीं रखना है, घबराना मत इसको देख के, नाम याद नहीं रखना है, बस आपको ये याद रखना है कि ये स्टीरॉइड जो होती है इनकी टेट्रासाइक्लिक स्ट्रक्चर होती है कुछ ऐसी सी। और अगर ज़्यादा ही पढ़ने का शौक है तो फिर साइक्लो पेंटो पर हाइड्रोफेनेथ्रीन न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद में स्टीरॉइड्स को भी हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर कि भाई ये जो कंपाउंड है ये स्टीरॉइड है, उनके अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड है, कीटोन है या फिर कोई एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हम स्टीरॉइड्स को भी फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं। जैसे सबसे पहले स्टीरॉन्स, स्टीरॉन्स जो होते हैं ना ये कीटोनिक स्टीरॉइड्स होते हैं, कीटोनिक स्टीरॉइड्स होते हैं। अरे तुम्हें समझ में आ गया ना, कीटोनिक स्टीरॉइड मतलब कीटोनिक ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल सेक्स हॉर्मोन्स, सेक्स हॉर्मोन्स क्या होते हैं? स्टीरॉन्स होते हैं, उनके अंदर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और कुल मिलाकर के क्या बोल देते हैं? स्टीरॉइड्स, समझ रहे हो? स्टीरॉइड्स। एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स, एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स आप पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल से। ये हॉर्मोन्स वगैरह इनके फंक्शंस आप नर्वस सिस्टम में, एंडोक्राइन सिस्टम में, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में, इनमें आप अच्छे से पढ़ेंगे इनको, सेक्स हार्मोन और एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स। उसके बाद में इकाइडिसोन हार्मोन, ये आप जरूर यहाँ पे याद कर लेना। ये सारी चीज़ें याद तो अभी करनी है लेकिन अब समझोगे आप कहीं और इनको। जैसे इकाइडिसन हार्मोन जो होता है ये इंसेक्ट में प्रेजेंट होता है, इकाइडिसन हार्मोन ऑफ इंसेक्ट, ये भी एक स्टीरॉन है, ये कीटोनिक स्टीरॉइड है इकाइडिसन हार्मोन। और एक होता है डायोस्जेनिन, डायोस्जेनिन ये याम प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। ये डायोस्जेनिन जो स्टीरॉइड है ये याम प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। याम प्लांट को डायोस्कोरिया भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डायोस्कोरिया बोलते हैं। ये डायोस्जेनिन, डायोस्कोरिया से डायोस्जेनिन ऑब्टेन होता है और ये डायोस्जेनिन एंटी फर्टिलिटी पिल्स को बनाने में काम में लिया जाता है। बोलो क्या काम में लिया जाता है? एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स को बनाने में काम में लिया जाता है। ओके, उसके बाद में आते हैं हमारे पास बाइल एसिड्स। सबसे पहला हमने पढ़ा स्टीरॉन्स, स्टीरॉइड का टाइप सबसे पहले स्टीरॉन। एक अब आते हैं बाइल एसिड्स। बाइल एसिड्स के अंदर क्या होता है? बाइल जूस कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टीरॉइड एसिड्स। बाइल जूस जो होता है ना, लीवर जो सिक्रीट करता है उसमें डिफरेंट टाइप के स्टीरॉइड जूसेस होते हैं, डिफरेंट टाइप के स्टीरॉइड जूसेस होते हैं जिनको बोला जाता है बाइल एसिड्स, ठीक है।
एग्जाम्पल जैसे आपने सुना होगा या सुनोगे डाइजेस्टिव सिस्टम में कॉलिक एसिड, लिथोकॉलिक एसिड, कॉलिक एसिड, लिथोकॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी है भाई, याद कर लेना। यही मैं इस पे जितने स्टार लगाऊं उतने कम है। ये देखो मैं लगा देता हूँ, ये देखो 1 तारा, 2 तारा, 3 तारा, 4 तारा, 5 तारा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। एग्जाम्पल कॉलिक एसिड और लिथोकॉलिक एसिड, ये क्या काम करते हैं, इनका फंक्शन है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आपसे पूछ लिया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग बाइल एसिड्स या फिर स्टेरॉइड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, तो आपको क्लिक करना होगा लिथोकॉलिक एसिड और कॉलिक एसिड, क्लिक करना होगा, टिक करना होगा। देखो टिक तो ऑफलाइन के टाइम पे करते थे, अब ऑनलाइन चल रहा है तो अब क्लिक करना है, ठीक है। सो कॉलिक एसिड, लिथोकॉलिक एसिड हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बात खत्म। हमने क्या पढ़ा, डिराइव लिपिड्स के पार्ट्स पढ़े, अभी कंप्लीट नहीं हुए, अभी एक और आएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। डिराइव लिपिड पढ़ना स्टार्ट किया था और डिराइव्ड लिपिड में भाई साहब सबसे पहले हमने देखा था स्टीरॉइड्स, और स्टीरॉइड्स के भी क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो उनमें प्रेजेंट है, और फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंस के बेसिस पे हमने बाइल एसिड और स्टीरॉन पढ़ा, और अभी तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है स्टीरोल। सो बेटा जी स्टीरोल क्या होता है, स्टीरोल दीज आर एल्कोहलिक स्टीरॉइड्स, मतलब इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन प्रेजेंट है, एल्कोहल, दारूबद्ध नाम है इसमें स्टीरॉइड। सो स्टीरोल्स आर एल्कोहलिक स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड का एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा फेमस, ऐसा मानो कि बहुत ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल है कोलेस्ट्रॉल। क्या है, कोलेस्ट्रॉल, नाम तो सुना ही होगा, नाम तो सुना ही होगा। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, इसको पेरेंट स्टीरॉइड भी बोलते हैं, इसको बच्चों पेरेंट स्टीरॉइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरेंट स्टीरॉइड बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल को। क्यों, abundantly occur in brain, nervous tissue, adrenal gland और skin। अच्छा मैंने ये नहीं बताया, मैंने बताया पेरेंट स्टीरॉइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो स्टीरॉइड्स होते हैं उसके अंदर इसका बहुत ही अहम रोल होता है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टीरॉइड है, बहुत ज़्यादा इसके रोल्स ज़्यादा बड़े बड़े हैं, और मतलब सबसे जो मेन इसमें स्टीरॉइड है वो कोलेस्ट्रॉल है, इसलिए इसको पेरेंट स्टीरॉइड बोलते हैं। और इससे, इस पेरेंट स्टीरॉइड से बहुत सारे और स्टीरॉइड्स भी बनते हैं, इसीलिए इसको पेरेंट बोला जाता है। और ये कहाँ मिलता है अपन को, अकर इन ब्रेन, नर्वस टिश्यू, एड्रिनल ग्लैंड, स्किन। ये कहाँ मिलता है बच्चों, आपको ब्रेन में मिलता है, नर्वस टिश्यू में मिलता है, एड्रिनल ग्लैंड में मिलता है, स्किन में मिलता है। समझ में आया, कहाँ मिलता है, ये ब्रेन में मिलता है, या आपको नर्वस टिश्यू में मिलता है, या आपको एड्रिनल ग्लैंड में मिलता है, और स्किन में मिलता है कोलेस्ट्रॉल। ओके सही बात है भाई। कोलेस्ट्रॉल को बहुत सारे लोग मोस्ट डेकोरेटेड माइक्रोमोलिक्यूल इन बायोलॉजी भी बोलते हैं, मतलब सबसे सजा धजा बहुत ही सुंदर बायो माइक्रोमोलिक्यूल इसको बोला जाता है कोलेस्ट्रॉल को, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल से ही, कोलेस्ट्रॉल का एक डेरिवेटिव होता है, मतलब इसको पेरेंट स्टीरॉइड बोलते हैं, तो इससे क्या बनता है, इससे बनता है 7-D-हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। क्या बनता है बोलो, 7-D-हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। और ये 7-D-हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल क्या है, इस कोलेस्ट्रॉल का डेरिवेटिव है, और ये स्किन में प्रेजेंट होता है, स्किन में प्रेजेंट होता है। और भाई साहब ये एक प्रोविटामिन है। क्या है, प्रोविटामिन होता है। विटामिन तो नाम सुना होगा ना, तो ये प्रोविटामिन है, यानी विटामिन के पहले वाली चीज है ये, मतलब विटामिन जिससे बनता है ना उसके पहले वाली चीज है। सो वही वाली बात है, देखो जब 7-D-हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल से यूवी रेज इस पर आकर गिरती हैं, जब इस पर यूवी रेज आकर गिरती हैं तो क्या बनता है, तो बनता है कोलेकैल्सिफेरॉल। कोलेकैल्सिफेरॉल बनता है, जिसको हम विटामिन डी बोलते हैं। समझ रहे हो, जब यूवी रेज इंटरेक्ट करती हैं 7-D-हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल से तो उससे कोलेकैल्सिफेरॉल बनता है, जिसको विटामिन डी बोलते हैं। बहुत जरूरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ ले कोई विटामिन डी क्या है, तो आप क्या बोलोगे, कोलेकैल्सिफेरॉल, ठीक है, अच्छी बात है भाई। अब कोलेस्ट्रॉल के अलावा भी स्टीरोल्स के और एग्जाम्पल हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 एर्गोस्टीरोल। एर्गोस्टीरोल ये ऑयल सीड्स में मिलेगा आपको, और ये एर्गोट फंजाई होती है एक, और एक फंजाई है यीस्ट, इनमें आपको ये देखने को मिलता है एर्गोस्टीरोल। इसके अलावा ज़्यादा इंफॉर्मेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक होता है कोप्रोस्टीरोल। कोप्रोस्टीरोल आपको फीकल मैटर में मिलता है, फीकल मैटर ओके पता ही होगा आपको, एक्सक्रीटरी मटेरियल, फीकल मैटर में आपको मिलता है कोप्रोस्टीरोल।
और ये कोलेस्ट्रॉल बनता कैसे है? फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल बाय कोलन बैक्टीरिया। जो अपना कॉलम होता है ना, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, उसमें बैक्टीरिया होते हैं, वो लोग कोलेस्ट्रॉल का डिकम्पोजिशन करते हैं, उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बनता है। तो आपको कोई पूछ ले कि कोलेस्ट्रॉल कैसे बनता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल के डिकम्पोजिशन से बनता है। ठीक है, ये हमारा खत्म होता है यहीं पर स्टीरॉल, और स्टीरॉल के साथ साथ ही हमारे डिराइव्ड जो लिपिड में एक स्टीरॉइड का पार्ट था वो भी खत्म होता है। ठीक है, जैसे हमने स्टार्ट किया था डिराइव्ड लिपिड से। डिराइव्ड लिपिड में पहले हमने स्टीरॉइड्स पढ़े, स्टीरॉइड्स के बाद में अब हमें पढ़ना है क्रोमोलिपिड्स के बारे में। सो ये देखो हेडिंग आपके सामने चल के आई है अपनी स्क्रीन पर, क्रोमोलिपिड्स। क्रोमोलिपिड्स को हम टर्पीन भी बोलते हैं। ये सारे नाम तुम याद करते जाओगे अच्छे से, इनका रट्टा मार मार मार, अब की बार आपको रट्टा मारना है। इसका ऑल्सो कॉल्ड टर्पीन। क्रोमोलिपिड्स को टर्पीन भी बोला जाता है। बोलो क्या बोला जाता है? टर्पीन बोला जाता है। मोस्ट कॉम्प्लेक्स लिपिड इन प्रोटोप्लाज्म। जो अपना प्रोटोप्लाज्म है ना भाई, प्रोटोप्लाज्म में सबसे कॉम्प्लेक्स लिपिड कौन है? वो है क्रोमोलिपिड, या फिर जिसको टर्पीन बोलते हैं। ठीक है, और आगे की बात, मोस्ट कॉम्प्लेक्स लिपिड इन प्रोटोप्लाज्म एग्जाम्पल, इस क्रोमोलिपिड के एग्जाम्पल्स हैं कैरोटिनॉइड। कैरोटिनॉइड एक क्रोमोलिपिड है। विटामिन ए, ई और के, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन ई और कैरोटिनॉइड, और एक नेचुरल रबर। बेटा जी एक नेचुरल रबर को तुम क्लास 12 में केमिस्ट्री में सेकेंड वाली जो बुक है उसमें पॉलीमर चैप्टर पढ़ोगे, उसमें आपको पता चलेगा कि नेचुरल रबर को पॉलीटर्पीन भी बोलते हैं, क्योंकि ये टर्पीन का पॉलीमर होता है। ठीक है, सो नेचुरल रबर, पॉलीटर्पीन, विटामिन ए के, कैरोटिनॉइड। अगली बात, कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग पॉलीटर्पीन यूनिट्स। बहुत सारी पॉलीटर्पीन यूनिट से मिलकर के क्रोमोलिपिड्स बने हुए होते हैं। जैसे मैं आपको एक पॉलीटर्पीन मतलब आपको मैं एक टर्पीन की स्ट्रक्चर बताता हूँ। ये टर्पीन की स्ट्रक्चर है, ये टर्पीन की स्ट्रक्चर है, देख रहे हो ना, ये टर्पीन की स्ट्रक्चर। ऐसी बहुत सारी मिलकर क्या बनाती हैं? क्रोमोलिपिड बनाती हैं। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा लिपिड आखिरी सांसें गिनता हुआ ख़त्म हो चुका है। और अभी आप क्या करेंगे? इसके नोट्स अच्छे से लिखेंगे, ज़रूरत पड़े तो वीडियो वापस देखेंगे, और साथ में गुनगुनाते हुए, गाते हुए, और बहुत ही मस्ती और मज़े से सारा अच्छे से रट लेंगे, और उसके बाद में इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका फंडा क्लियर एग्जाम्पल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई, टेक केयर, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, एन्जॉय, बाय बाय।